Today we'll describe about the chapter The Human Eye and the Colorful World. ये क्लास 10th का चैप्टर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन आई इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज अ सेंस ऑर्गन विच इनेबल टू सी अस, जिससे भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई कैसा है और उसके किस पार्ट्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई है। यही है स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, ये सब इसका पार्ट्स है, जैसे लेंस है, रेटिना है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, आइरिस है। ये सब इसका क्या है, पार्ट्स है, जिस पार्ट से मिलकर ये आई बना है। देखिए हम एक एक पार्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? द लाइट पास थ्रू आई लेंस, इट इज आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस। जो लाइट पास होता है वो किसके थ्रू पास होता है? आई लेंस के थ्रू पास होता है। किसके थ्रू पास होता है? आई लेंस के थ्रू पास होता है। इसके थ्रू क्या पास होता है? लाइट पास होता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है हमारा है रेटिना। रेटिना इट्स एक्ट एज ए स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, उसका इमेज कहीं ना कहीं पे बन रहा है। इमेज बनने के लिए कोई कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए। तो रेटिना एक ऐसा पार्ट है जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, ताकि हम लोग जो देख पा रहे हैं उसका इमेज हमको वहां पे बने और ताकि उसको हम लोग देख पाए। तो देखिए रेटिना जो है एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। तो रेटिना जो है दो टाइप के सेल से बना होता है, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। रॉड सेल जो होता है, इसका रॉड सेल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये रॉड का शेप का होता है। और कोन सेल जो होता है वो कोन के शेप का होता है। कोन आप लोग देखे ही होंगे, रॉड भी देखे होंगे। रॉड सेल का काम क्या होता है? इट डिटेक्ट्स ब्राइटनेस, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिटेक्शन। जिसके पास रॉड सेल होता है, रॉड सेल कलर डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है, यानी व्हाइट और ब्लैक केवल दिखाई देगा। कोन सेल का क्या है फंक्शन? कोन सेल्स जो होता है इट्स डिटेक्ट्स कलर। कोन सेल जो होता है ये कलर को डिटेक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। अब सोचिए कि रॉड सेल और कोन सेल से बना हुआ है रेटिना। तो अगर सपोज कीजिए ऐसा सिचुएशन कि हमारे बॉडी में कोन सेल हो ही ना, अगर हमारे बॉडी में कोन सेल हो ही ना, तो कोन सेल अगर नहीं होगा हमारे रेटिना में तो क्या होगा? हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को देख नहीं पाएंगे। तो क्या इस यूनिवर्स में कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास कोन सेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल है? तो देखिए हाँ, ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स है। इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ कोन सेल इन आवर आई देन वी कांट डिटेक्ट और सी कलरफुल वर्ल्ड। मतलब कि अगर कोन सेल ना हो हमारे आंख में तो हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। हमको क्या दिखाई देगा? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एरर आ गया है, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। विच कैन ओनली सी ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकते हैं। जैसे एक फिश है जिसका नाम है एस्केट, ए फिश कॉल्ड एस्केट, जिसको पूरा दुनिया सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके आई में कोन सेल नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो सोचिए उसका लाइफ कैसा होगा, उसको हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता होगा। In research, it is found that in compare of male, female have more cone cells, due to which female can detect more color in the compare of male. रिसर्च में ऐसा पाया गया कि फीमेल के पास ज्यादा कोन सेल होता है, किसके कंपेयर में? मेल के कंपेयर में। इसीलिए कलर डिटेक्शन जो होता है वो फीमेल ज्यादा करती है। मतलब कि लड़की लोग जो होती है वो कलर बहुत ज्यादा डिटेक्ट करती है मेल के कंपेयर में। समझ गए? हाँ समझ गए, ये तो समझ आ ही जाएगा। देखिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टर्म ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व।
ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है? ऑप्टिक नर्व का फंक्शन ये होता है कि ऑप्टिक नर्व कैरी इंफॉर्मेशन लाइट अबाउट द इमेज ऑन विच फॉर्म ऑन रेटिना टुवर्ड्स द ब्रेन। अब तो ठीक है, रेटिना पर इमेज बन गया, ठीक, तो उस इमेज का इंफॉर्मेशन भी तो कोई पहुंचाएगा, तो इस इमेज का इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व। इसी के थ्रू क्या होता है, इमेज का इंफॉर्मेशन कैरी होता है कि हाँ वो इमेज जो है किस तरह का फॉर्म हुआ है। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक क्लियर लिक्विड होता है जो कि फ्रंट पार्ट पे आई के होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये नॉरिशमेंट देता है आई को। आई को क्या करता है? नॉरिश करता है। उसके बाद है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो होता है ये जेल होता है कहाँ पे? जो कि स्पेस होता है लेंस और आई बॉल के बीच में। किसके किसके बीच में? लेंस और आई बॉल के बीच में। उसको कौन बढ़ता है? उसको बढ़ता है आपका विट्रस ह्यूमर। ये भी स्पेलिंग गलती है, इसको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो होता है इट्स हेल्प्स टू डू थिक और थिन टू लेंस एज पर नीड। सिलियरी मसल का फंक्शन क्या होता है? देखिए आपको सिलियरी मसल पहले दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आपका सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का फंक्शन क्या होता है? ये जो सिलियरी मसल है इसका फंक्शन ये है, दोनों साइड में है ये सिलियरी मसल। ये जो लेंस है इसको एज पर नीड इसका फोकल लेंथ कभी इंक्रीज करेगा और फोकल लेंथ कभी डिक्रीज करेगा। क्यों फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा और फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा? इसलिए करेगा कि एज पर द नीड ऑफ प्रिपेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना पड़ेगा कि फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि हम लाइट चैप्टर में पढ़े हैं। क्योंकि क्या है, ये एक लेंस है। क्या है? ये एक लेंस। आई के पास भी क्या है? एक लेंस है। तो जब इस पे इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सिलियरी मसल क्या करेगा? उसको कनकेव, उस लेंस के फोकल लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज करते रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद का हमारा टर्म है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है इट इज एन प्रोटेक्टिव लेमिनेशन ऑन आवर आई। ये एक प्रोटेक्टिव लेमिनेशन है हमारे आंख के ऊपर। इट्स गिव प्रोटेक्शन टू आवर आईज। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि हमारे आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आइरिस जो होता है, आइरिस इट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई बाय चेंज द शेप ऑफ प्यूपिल। देखिए ये आपका है प्यूपिल, ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है? प्यूपिल है, ठीक है। ये जो है आइरिस है। तो आइरिस मेनली क्या करेगा? ये आइरिस जो है ये नॉर्मल लाइट में है, ठीक है, नॉर्मल लाइट में। ये जो है ब्राइट लाइट में है, और ये जो है डार्क लाइट में, मतलब कि डीम लाइट में। तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल का जो साइज है उसको आइरिस क्या करेगा? छोटा कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ब्राइट लाइट में बहुत लाइट आ रहा है, हमको उतना लाइट नहीं चाहिए। तो जो बताइए कि अगर प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर होगा आई में वो क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। लेकिन अगर डीम लाइट हो तो उस कंडीशन में क्या चाहिए? हमको ज़्यादा लाइट चाहिए। तो उसमें आइरिस क्या करेगा? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा, ताकि क्या हो, प्यूपिल का साइज जब बड़ा हो जाएगा तो हमको इनफ अमाउंट में लाइट मिलेगा जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ आइरिस जो है, आइरिस क्या किया? सपोज कीजिए प्यूपिल है, ये दोनों ओर से आइरिस है, तो आइरिस क्या करेगा? इसके साइज को कभी कंट्रोल करेगा। क्यों कंट्रोल करेगा? ताकि हमको इनफ अमाउंट में लाइट मिलते रहे जितना हमको चाहिए। आप नोटिस किए होंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट में है, अचानक से अंधेरा कर दिया जाता है तो क्या होता है? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस समय प्यूपिल का साइज बड़ा रहता है, उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सेकेंड लग जाता है, जिसके कारण आपको कुछ सेकेंड तक नहीं दिखाई देता है। और अचानक से अगर अंधेरा में है, लाइट अचानक से आ जाए तो चकाचौंध टाइप का हो जाता है, मतलब कि आपको उस स्थिति में भी नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो था आपका आई जो था, वो आई का जो प्यूपल था उसका साइज कुछ और था, उसको एडजस्ट करने में क्या लगा? टाइम लगा। इसी कारण ऐसा होता है। तो आप समझ गए होंगे आइरिस का फंक्शन क्या है। देखिए ये बाइलिंगुअल नोट्स है इसलिए हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिए हैं। जब लाइट ज़्यादा रहेगा तो प्यूपिल का साइज को छोटा कर देगा ताकि लाइट आँख में कम जाए। मतलब ब्राइट लाइट में क्या हो गया? इसका साइज देख रहे हैं, ये डार्क वाला जो दिख रहा होगा ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, और डिम लाइट में क्या होगा? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा ताकि क्या हो, लाइट आँख में इनफ जाए। उसके बाद है प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या है? द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। प्यूपिल जो है वो क्या करता है? ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि हाँ अमाउंट ऑफ लाइट जो है आई में कितना इंटर होना चाहिए। ये कौन करता है? प्यूपिल करता है। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है?
आइरिस करता है। डायमीटर जो होता है आई का वो कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि हाँ डायमीटर जो होता है आई का वो कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो है नॉर्मल लाइट के कंडीशन का है, ये ब्राइट लाइट के कंडीशन का है और ये डिम लाइट के कंडीशन का है। अब आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे द आई लेंस इज कंपोज्ड, आई लेंस के बारे में पढ़िए, ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल एक्ट्स कर्वेचर कैन बी, एज होगा यहाँ पे एज कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल। ये क्या करेगा कि आई लेंस जो है ये कभी थिक होगा और कभी थिन होगा, कभी थिक होगा कभी थिन होगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट दूर पे है और कोई ऑब्जेक्ट नजदीक है, तो ये सिलियरी मसल जो है उसके अकॉर्डिंग आई लेंस को क्या करते रहेगा, एडजस्ट करते रहेगा, मॉडिफाई करते रहेगा। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। उसके कारण क्या होगा, उस आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होते रहेगा। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज। ये कैसा बनाता है, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है, उल्टा। लेकिन हमको ये दुनिया उल्टा दिखाई नहीं देता है, कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसका वजह हम लोग देखेंगे। ऑन द रेटिना, रेटिंग नहीं होगा, ये होगा रेटिना। कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे, ठीक है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना जो है उसके पास इनॉर्मस नंबर ऑफ क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल है, मतलब कि लाइट को सेंस करने वाला सेल है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड, क्या होता है कि वो सेल एक्टिवेट हो जाता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो कैसा सिग्नल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। दिस सिग्नल्स आर सेंट टू बी ब्रेन विया द ऑप्टिक नर्व्स। ये किसके थ्रू भेजा जाता है ब्रेन के पास, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू भेजा जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट दे आर। उसके बाद क्या होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट आता है फाइनली हम उसको उस तरह देख पाते हैं। तो सपोज कीजिए अगर किसी का सिलियरी मसल काम करना बंद कर दे ओल्ड एज में, यानी ना उसको नजदीक का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा, क्योंकि सिलियरी मसल जब काम करना बंद कर देगा तो आई लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट एज पर नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो उसको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद है कि नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द कॉर्निया पर टेक प्लेस करता है। देखिए जैसे ये 4 ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आई लेंस का साइज और ये नियर ऑब्जेक्ट है, इसमें आई लेंस का साइज, दोनों के साइज में क्या है, डिफरेंस है। एक का फोकल लेंथ ज्यादा है और एक का फोकल लेंथ कम है। इसके काम कौन कर रहा है, सिलियरी मसल कर रहा है। सिलियरी मसल क्या कर रहा है, कभी कंट्रैक्ट हो रहा है और उस आई लेंस को कभी इंक्रीज कर रहा है उसके फोकल लेंथ को, और कभी डिक्रीज कर रहा है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the final adjustment of the length required to focus object at different distance on the retina। ये ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए डिफरेंट डिस्टेंस पे उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहता है, उसको मॉडिफाई करते रहता है, ताकि हम लोग को ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई दे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। The ability of the lens to adjust its focal length as distance of the object is called power of accommodation। मतलब कि लेंस का वो एबिलिटी जिसके कारण वो क्या कर पा रहा है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एज द नीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वहीं उसका क्या होगा, पावर ऑफ इट्स एकोमोडेशन होगा। जैसे कि अगर फार अवे ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ है, ठीक, ये नियर पे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट दूर गया, तो दूर जब गया, नजदीक से दूर गया, तो क्या हुआ, यू जो हुआ, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो क्या हुआ, बढ़ा। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस केस में क्या होगा कि लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। लेंस कैसा हो जाएगा, थीन हो जाएगा। क्यों, उस केस में रिलैक्स करेगा कौन, सिलियरी मसल, क्योंकि लेंस को थीन करना या थिक करना किसका काम है, सिलियरी मसल का काम है। या तो ये रिलैक्स करेगा या तो कंट्रैक्ट करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो उसको थीन बना देगा, और जब कंट्रैक्ट करेगा तो उसको थिक बना देगा। सपोज कीजिए ये बीच में लेंस है, ठीक है, अगर इसको दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक होगा, और अगर छोड़ देंगे रिलैक्स मोड में तो ये क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। सेम केस है सिलियरी मसल का, ये दोनों तरफ से सिलियरी मसल है और बीच में क्या किया रहता है, लेंस को अटैच किया रहता है। उसके बाद है फोकल लेंथ ऑफ आई इंक्रीज। फोकल लेंथ ऑफ आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब रिलैक्स करेगा सिलियरी मसल, तो क्योंकि उसका लेंस का क्या हो गया, थीन हो गया।
उसके बाद इसका है लेंस जब ठीक होगा, वन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस केस में दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। लेंस अगर ठीक हुआ तो फोकल लेंथ लेंस हुआ, लेस हुआ कम हुआ, और पावर को किससे, पावर इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंस अगर थिन होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा और पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट एकदम याद रखना है कि लेंस अगर ठीक हुआ तो फोकल लेंथ कम हुआ, लेंस अगर थिन हुआ तो फोकल लेंथ ज्यादा हुआ, फोकल लेंथ अगर लेस हुआ तो पावर इसका ज्यादा हुआ, फोकल लेंथ अगर ज्यादा हुआ तो पावर इसका कम हुआ। किस केस का बात कर रहे थे हम, फार अवे ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब देखेंगे हम नियर बाई ऑब्जेक्ट के बारे में। अब किसके बारे में देखेंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट के बारे में। ये दोनों केस जो है ये एप्लीकेबल है दोनों केस में, फार अवे ऑब्जेक्ट्स में हो या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हो। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में, फार अवे ऑब्जेक्ट्स में रिलैक्सेशन होता था सिलियरी मसल्स का, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिलियरी मसल। क्यों, क्योंकि हमको लेंस जो चाहिए वो कैसा चाहिए, ठीक चाहिए। तो जब लेंस ठीक होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है। अब देखिए एक केस था कि एक केस में रिलैक्स कर रहा है सिलियरी मसल और एक केस में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाई है या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अब रहा बात कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई, जो हमारा नॉर्मल आई है इसका डिस्टिंक्ट विजन आखिर नियर बाई और फार अवे कितना है। तो नियर बाई जो नॉर्मल डिस्टेंस है इसका वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी नियर बाई जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे हमको क्लियरली दिखाई देगा। और फार अवे कितना है विजन, इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से जितना दूर तक ओपन है उतना दूर तक हमको दिखाई देगा, जहां तक आंख देख सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसका लिमिट है कि हाँ 25 के अगर नजदीक आप लाइएगा तो आपके आई पे डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो है इस केस में क्या हुआ है कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो लेंस जो इसका हुआ है थीन हो गया है। लेंस कैसा हुआ है, थीन हुआ है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो लेंस जब थीन हो गया होगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हुआ है, फोकल लेंथ इसका इंक्रीज हुआ है। इस केस में फोकल लेंथ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसका लेंस कैसा हो गया है, ठीक हो गया, यानी ये पतला हो गया और ये मोटा हो गया। देखिए ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का केस है और ये नियर बाई ऑब्जेक्ट का केस है। तो आपको एक एक चीज को एकदम गौर से देखते जाना है कि किस केस में लेंस ठीक हो रहा है। लेंस ठीक हो रहा है तो उसके फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके फोकल लेंथ पर अगर लेस हो रहा है तो उसके पावर पर क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी पावर उसका ज्यादा हो जा रहा है। इन सब सारी चीजों का ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, बार बार कॉपी लेके बैठना है। देखिए उसके बाद है डिफेक्ट ऑफ आई। डिफेक्ट ऑफ आई क्या होता है, मतलब कि आंख में जो डिफेक्ट आ जाता है वो क्या क्या डिफेक्ट आता है। देखिए आई में मेनली डिफेक्ट 3 आता है, या तो हमको नजदीक का नहीं दिखाई देता है, या तो दूर का नहीं दिखाई देता है, या तीसरा केस ये होता है, ओल्ड एज में जनरली ये केस होता है कि ना नजदीक का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। तो आखिर क्यों नहीं दिखाई देता है, क्या डिफेक्ट होता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। पहला है मायोपिया, क्या है मायोपिया। दूसरा है 3 तरह का डिफेक्ट्स में देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेस बायोपिया। मायोपिया को हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस, क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियर, मतलब कि मायोपिया के केस में हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं, नजदीक की चीज को क्लियर देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज को हम लोग क्लियर नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं, देखिए क्या कंडीशन है। इन दिस केस द इमेज इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये रेटिना है, ठीक, इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है जब उसको हम लोग देखते हैं तो उसका इमेज रेटिना पर ना बन के कहाँ पे बन जाता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है, इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। तो बताइए जब तक रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा क्या तब तक हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा है, रेटिना का पहले ही बन रहा है, तो इसको करेक्ट कैसे होगा, करेक्ट तब होगा जब ये क्या होगा, डाइवर्ज होगा, यानी जो यहाँ पे हो रहा है ये कहाँ जाके मीट हो, ये जाके मीट हो कहाँ पे, यहाँ पे मीट हो। जब उस पॉइंट पे मीट होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमको इमेज रेटिना पर बनने लगेगा, और रेटिना पर जब इमेज बनने लगेगा तो हमको दिखाई देने लगेगा। यानी इसको करेक्ट करने के लिए हमको कैसा लेंस चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस कैसा,
सुटेबल फोकल लेंथ का, जितना फोकल लेंथ का डाइवर्जिंग लेंथ चाहिए उतना फोकल लेंथ का अगर डाइवर्जिंग लेंथ लगा देंगे तो क्या होने लगेगा, रेटिना पर इमेज बनने लगेगा, क्योंकि वो लाइट को क्या करने लगेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। तो इसीलिए इसके करेक्शन में हम कैसे यूज करते हैं, इसके करेक्शन में हम यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कैसे यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जब इसमें यूज होगा तो क्या होगा, इमेज जो है वो सही तरीके से बनने लगेगा। तो देखिए इन दिस केस द करेक्टिव लेंस इज कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। उसके बाद बिकॉज कॉनकेव लेंस एक्ट एज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। इन दिस केस वी नीड टू डाइवर्ज द लाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना। अगर कन्वर्जिंग लेंस यूज कर देते तो ये और आगे बनने लगता, मतलब यहाँ बन रहा है तो और आगे बनने लगता, लेकिन इसको डाइवर्ज करके दूर भेजना है, यानी डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना, ताकि रेटिना पर इमेज क्या हो, फॉर्म लो। तो हम लोग देखें मेनली इसमें ये चीज क्या क्या देखे, देखो क्या क्या देखे। ये है मायोपिक आई, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ मायोपिक आई क्या होता है, अगर दूर ऑब्जेक्ट रह रहा है तो इमेज जो है वो पहले ही बन जा रहा है। तो इमेज जब पहले बन जा रहा है तो हमको क्या करना है, लगा देना है एक डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस जब लगा देंगे सूटेबल फोकल लेंथ का तो क्या होगा, इमेज इसको और को डाइवर्ज करेगा और कहाँ बनेगा, इमेज रेटिना पर बनेगा। तो हम लोग मायोपिक का केस समझ लिए। मायोपिया में यही होता है, अगर मायोपिया किसी को हुआ है यानी उसको नजदीक का तो कोई भी वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद है यूज कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ एज पर नीड ऑफ आई। मतलब इसमें एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, सुटेबल फोकल लेंथ लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप सिर्फ लिख देंगे कॉनकेव लेंस तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा कॉनकेव लेंस, सुटेबल फोकल लेंथ, मतलब कि उसका जितना चाहिए उतना ही देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। द पावर ऑफ लेंस यूज इन करेक्शन ऑफ डिफेक्ट ऑफ मायोपिया इज निगेटिव। इसका जो पावर ऑफ लेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता था वो किस में होता था, निगेटिव में होता था, तो इसका पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सब याद रखना है, क्योंकि अगर आपको पूछते एग्जाम में कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज एंड फॉर देयर करेक्शन ही यूज कॉनकेव लेंस देन नेम द डिफेक्ट ऑफ आई, तो क्या बोलना होगा, उसका जो डिफेक्ट है वो क्या है, मायोपिया है, क्योंकि उस केस में वो क्या यूज कर रहा है, कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है। और कॉनकेव लेंस का हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, इसीलिए इसका पावर भी किस में होगा, निगेटिव में होगा। यानी जिनके चश्मे का पावर निगेटिव में है उन्हें क्या है, मायोपिया है। ये सब सारी चीजें को आपको रिवाइज भी करते चलना है, ठीक है। देखिए दूसरा केस है हाइपरमेट्रोपिया, उसका सेम अपोजिट केस। हाइपरमेट्रोपिया केस में आपको दूर का चीज दिखाई देगा लेकिन नजदीक का चीज आपको नहीं दिखाई देगा। अवे ऑब्जेक्ट्स सीन क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इन दिस डिफेक्ट इमेज इज फाउंड बियॉन्ड द रेटिना। देखिए उस केस में क्या होता था, उस केस में जो होता था इमेज फ्रंट में बन जाता था, ठीक। इस केस में क्या हो रहा है, बियॉन्ड में बन रहा है। देखिए पीछे बन रहा है, रेटिना यहाँ पे है, बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बन रहा है कहाँ, पीछे बन रहा है, क्योंकि कुछ ज्यादा डाइवर्ज हो जा रहा है, कुछ ज्यादा ही डाइवर्ज हो रहा है। तो ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस। जब बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो जा रहा है उसको पहले ही कन्वर्ज करना है, पीछे बन रहा है आगे चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सुटेबल फोकल लेंथ का एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, उसका इमेज जो हो वो रेटिना पे फॉर्म हो सके। तो इन दिस defect image is found beyond the retina. In this type of defect is corrected by converging lens यानी convex lens of suitable focal length, suitable focal length for converging the light। और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्यों, इसीलिए इसका पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए कन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो पी भी कितना हो जाएगा, 1/, फोकल लेंथ, यानी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जिनके आंख के चश्मे का पावर, चश्मा का पावर पॉजिटिव है उन्हें क्या है, हाइपर मेट्रोपिया है। और लेंस का फॉर्मूला तो आपको बताए ही थे लाइट चैप्टर में, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। उसको किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं, किसको, पावर ऑफ
लेंस को, पावर ऑफ लेंस को जब भी मेजर करते हैं तो डायोप्टर में मेजर करते हैं। अब तीसरा केस ये है, तीसरा केस है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मायोपिया के केस में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। मायोपिया के केस में इन द फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज फॉर्म हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में बियॉन्ड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रहा है। तो आखिर प्रेस बायोपिया के केस में कहाँ पे इमेज बनता होगा? उसमें तो ना दूर का दिखाई दे रहा है ना नजदीक का दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए ये बीच में मान लीजिए यहाँ पर लेंस है, सिलियरी मसल इसको क्या करता था, या तो कंट्रैक्ट होता था या रिलैक्स होता था, या तो इसको थिन करता था या थिक करता था एज पर द नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये काम ही करना बंद कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब ये ना रिलैक्स हो रहा है ना कंट्रैक्ट हो रहा है, ना इसको थिन कर पा रहा है ना थिक कर पा रहा है। तो इसका इमेज जो है एक फिक्स पोजीशन पे ही बन रहा है, मतलब कि ये ना नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है। तो इसके लिए आखिर क्या उपाय, इसके लिए कौन सा लेंस लगेगा? इसके लिए लगता है बाईफोकल लेंस। देखिए मसल नियर द लेंस लॉस्ट देयर एबिलिटी टू चेंज देयर फोकल लेंथ। मसल जो है वो क्या कर दिया, अपना एबिलिटी लॉस कर दिया, वो फोकल लेंथ को एडजस्ट मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है। करेक्शन इसका जो होगा वो बाईफोकल लेंस होगा। बाईफोकल लेंस किसको बोलेंगे? बाईफोकल लेंस उसको बोलेंगे जिसमें कॉनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस भी हो। देखते होंगे बहुत लोग का स्पेक्युलस में, मतलब चश्मा में यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे दिया रहता है, इसमें लगाया रहता है कन्वेक्स लेंस और ऊपर वाला में क्या लगाया रहता है, कॉनकेव लेंस। जब हम देखते हैं तो दूर का चीज, मेरा आई स्ट्रेट रहता है, आई मेरा स्ट्रेट रहता है। जब स्ट्रेट रहता है तो हमारा आंख ऊपर की तरह रहता है, और नजदीक का पढ़ना रहता है तो नीचे रहता है। तो या नीचे वाले पार्ट्स में लगा देंगे कन्वेक्स लेंस और ऊपर वाले पार्ट्स में कॉनकेव लेंस। देखिए इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जनरली बाईफोकल लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। ठीक है, बाईफोकल लेंस किसको बोलेंगे? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बाईफोकल लेंस? इट इज ए लेंस विच कंसिस्ट बोथ, मतलब ये दोनों कंसिस्ट किया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस एडजस्ट इन अपर पार्ट, कॉनकेव लेंस को कहाँ लगाया है? अपर पार्ट में, ताकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स। एंड कन्वेक्स लेंस एडजस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ ग्लास फॉर द करेक्शन और टू सी नियर ऑब्जेक्ट, ताकि ये क्या कर पाए, नियर ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाए। अब देखिए इट जनरली अकर एट द ओल्ड एज, मतलब ये जनरली जो होता है बहुत माइनर लोगों में आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट एज में हो जाए, लेकिन बहुत लोगों का ओल्ड एज में ही ये जनरली होता है। डू यू नो, देखिए यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सबको जानना चाहिए, सबको। ये सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सबको जानना चाहिए और सबको ऐसा करना चाहिए जो सामर्थ्य है। देखिए डू यू नो डेट आवर आइज कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ? क्या आप जानते हैं कि हमारे मरने के बाद भी हमारे आंखें जिंदा रहती हैं? बाई डोनेटिंग आवर आइज आफ्टर वी डाई, हम लोग मरने के बाद अगर अपने आंख को डोनेट करते हैं, वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन। हम एक ब्लाइंड पर्सन के लाइफ को क्या कर रहे हैं, उसको प्रकाश दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। अबाउट 35 मिलियन पीपल्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। 35 मिलियन पीपल जो है हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में अप्रॉक्स ब्लाइंड है, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड। अबाउट 4.5 मिलियन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, इतना को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आइज। डोनेटेड आइज का कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन अगर कर दिया जाए तो उनका आई का डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। अबाउट ऑफ दिस 4.5 मिलियन 60% आर चिल्ड्रेन, इसमें 60% चिल्ड्रेन है बिलो द एज ऑफ 12, जिनका एज कितना है, 12 से कम है। सो इसलिए इफ वी गॉट द गिफ्ट ऑफ विजन, व्हाई नॉट पास इट ऑन द टू समबडी हु डज नॉट हैव इट? अगर हमको मिला है गिफ्ट ऑफ विजन, मिला है प्रकृति से, नेचर से मिला है, तो क्या जब हम मर जाते हैं उसके बाद अगर दूसरे को डोनेट कर दें तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आई हैव टू डोनेटेड? आखिर हम लोग को क्या क्या बात अपने ध्यान में रखना चाहिए जब आई डोनेट कर रहे हैं? तो आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स। आई डोनर्स जो हैं वो किसी भी एज, किसी भी ग्रुप और किसी भी सेक्स से बिलोंग कर सकते हैं। पीपल हु यूज स्पेक्टेकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट्स कैन स्टिल डोनेट द आइज। ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना आई को डोनेट कर सकते हैं। पीपल हु आर डायबिटिक, हैव हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट्स एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज
जिसके पास कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है वो अपने क्या कर सकते हैं, आई को डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर डेथ। आई जो है वो 4 से 6 घंटा के अंदर डेथ के बाद डिनोट हो जाना चाहिए। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। अपने नियरेस्ट आई बैंक को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। द आई बैंक टीम विल रिमूव द आई एट होम और डिकेट्स और एट ए हॉस्पिटल। वो क्या करेगा, या तो घर पे ही निकाल लेगा अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम लाके, या फिर आपके बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाके आपकी आई को रिमूव कर लेगा। आई रिमूवल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स। ये केवल 10 to 15 मिनट्स का ही टाइम कंज्यूम करता है। इट इज ए सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। person who were infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute tetanus, cholera और कैन नॉट डोनेट आईज, ये जो लोग हैं वो अपने आई को डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड आई बैंक कलेक्ट्स, इवेलुएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द डोनेटेड आई। आई बैंक क्या करता है कि कलेक्ट करता है, उसका इवेलुएट करता है और जिसको ज़रूरत है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऑल आई डोनेटेड आर इवेलुएटेड यूजिंग स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। दोज डोनेटेड आई फाउंड अनसुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन आर यूज्ड फॉर वैल्यूएबल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। देखिए इससे क्या होगा कि अगर आपके आई में कोई डिफेक्ट है जो कि नहीं ट्रांसप्लांट हो सकता है दूसरे में, तो मेडिकल के स्टूडेंट को दे दिया जाता है ताकि वो क्या करे, उस आई से उस पर रिसर्च कर सके या कुछ पढ़ाई कर सके। द आइडेंटिफाई ऑफ बोथ द डोनर एंड रिसेप्ट रिमेन कॉन्फिडेंशियल। वन पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। एक पेयर ऑफ आई जो होगा वो 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को विजन दे सकता है। इसलिए सभी को आई डोनेट आफ्टर डेथ। अगर आफ्टर डेथ आप एबल हैं आई डोनेट करने में, आफ्टर डेथ आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो कुछ ब्लाइंड पीपल को डोनेट करके चला जाना है ताकि जिनसे वो अपने लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकें। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 लाइट। देखिए ये सोर्स ऑफ जो सनलाइट है ना, ये एक व्हाइट लाइट है। क्या है? व्हाइट लाइट है, और ये कंसिस्ट किया रहता है 7 कलर को। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट its components due to different bending ability for colors when it passes through prism is called dispersion of light। देखिए यहाँ से व्हाइट लाइट थी, ठीक है, यहाँ से 7 कलर आया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सारे कलर का बेंडिंग करने का जो कैपेसिटी है अलग अलग है। तो जब बेंडिंग करने का कैपेसिटी अलग अलग है और ये जब एक प्रिज्म से पास होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग एंगल पे बेंड करेगा, जिससे क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। 7 कलर में क्या होगा, टूट जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ वायलेट कलर, मैक्सिमम बेंडिंग किसका हो रहा है, वायलेट कलर का हो रहा है, ये सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर से मिनिमम, ज्यादा बेंडिंग उसी का होगा जिसका वेवलेंथ क्या हो, मिनिमम हो। और सबसे कम बेंडिंग कौन कर रहा है, रेड कर रहा है, यानी इसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। देखिए वेवलेंथ आखिर रेड का ज्यादा है क्यों है, और इसका एप्लीकेशन भी यूज होता है हमारे लाइफ में। जहाँ डेंजर का साइन डिनोट किया जाता है उसको रेड कलर से किया जाता है, क्यों, ताकि आपको दूर से ही दिखाई दे दे, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये बेंडिंग क्या कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। वैसे आपको देखना होगा ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कि व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है कि नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने दिखाया है कि हाँ व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट होता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस इफ वी टेक ए सिंगल कलर ऑफ लाइट एंड पास थ्रू ग्लास प्रिज्म। अगर सिंगल कलर ऑफ लाइट लेंगे और उसको पास करेंगे ग्लास प्रिज्म से तो क्या होगा, वहाँ पर फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन केवल होगा, लेकिन लाइट जो होगा वो 7 कलर में स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि 7 कलर में कौन सा लाइट स्प्लिट होता है, व्हाइट लाइट। यानी सोर्स ऑफ सनलाइट जो है वो कितना कलर कंसिस्ट किया हुआ है, 7 कलर, क्योंकि वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब भी कंसिस्ट किया जाता है तो 7 कलर कंसिस्ट किया जाता है। और जब इसको देखना होगा तो आप प्रिज्म की हेल्प से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका ये पी जो है ये इंसिडेंट रे है, पी इंसिडेंट रे है, EF रिफ्लेक्टेड रे है, EF रिफ्लेक्टेड रे आपका हो गया, और FS जो हुआ इमर्जेंट रे। यहाँ पर दिया हुआ भी है, आपको ये सब आना चाहिए।
उसके बाद है ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और उसके बाद एंगल डी जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये पॉइंट आपको एक बार देख लेना है, यहाँ से गौर से देखना है इसको। तो हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट यही समझे कि जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर को कंसिस्ट किया जाता है। जब उसको हम प्रिज्म के से पास करते हैं तो 7 कलर जो होता है सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ क्या होता है कि सब अलग एंगल पे बेंड होता है, जिसके कारण 7 कलर ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। देखिए न्यूटन्स साहब जो थे, ये है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। इट्स स्टेट, ये क्या स्टेट करता है, रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। देखिए ये यहाँ पे एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म से जब आया व्हाइट लाइट, क्या आया, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट कितने कलर को कंसिस्ट किया है, 7 कलर को, कितने, 7, ठीक है। तो 7 कलर को जब कंसिस्ट किया है, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, तो क्या हुआ, 7 कलर में ये टूट गया और अलग अलग एंगल से बेंड किया। फिर यहाँ पर क्या किए, ये एक प्रिज्म को लगा दिए, प्रिज्म को लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर एक लगाइए स्क्रीन। अब देखिए यहाँ से तो ये लाइट क्या हुआ, टूट गया, टूटने के बाद ये यहाँ गया। फिर जब ये सेकेंड वाले प्रिज्म के पास गया और यहाँ से जब पास आउट हुआ, फिर ये व्हाइट लाइट यहाँ पे व्हाइट स्पॉटिंग को देखने को मिला। तो रिकम्बिनेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट हुआ। एक बार जो व्हाइट लाइट था वो 7 कलर में स्प्लिट हुआ, और फिर जो 7 कलर में स्प्लिट हुआ वो जब सेकेंड प्रिज्म से पास हुआ तो वो 7 कलर मिलके फिर से व्हाइट स्पॉट ऑब्जर्व करने को मिला। यही था न्यूटन्स का डबल प्रिज्म इफेक्ट। आपको 2 प्रिज्म चाहिए और दोनों प्रिज्म को ऐसे एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ से सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट अब दीजिएगा, ये 7 कलर में यहाँ पे स्प्लिट होगा, और ये 7 कलर को फिर आप इसके पास कराइएगा तो यहाँ पे व्हाइट स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा उन्होंने देखा था। अब देखिए, अब हमारा है टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इस पॉइंट पे ध्यान देना है, ये तभी फिनोमिना होगा जब लाइट कहाँ से कहाँ पास हो, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। यानी वाटर और एयर में डेंसर कौन है, वाटर है, ये कौन है, क्या है, डेंसर है, और ये क्या है, रेयरर है। यानी जो लाइट आएगा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट रे, क्या होगा, इंसिडेंट रे। और ये कौन सा रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन 90 डिग्री कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ से लाइट दी है, ठीक, यहाँ पे कुछ एंगल आया, ठीक है, ये कुछ एंगल बना, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको और बेंड किए, और बेंड किए, ये और बेंड हुआ, फिर थर्ड केस में और बेंड किए इसको, ये और बेंड हुआ। एक केस ऐसा भी आएगा जब ये कहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे आएगा। किस पे आएगा, 90 डिग्री पे। तो जब ये 90 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए तो इसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। पहला केस में क्या था, पहला केस में था ये थीटा था, ठीक, इसको थोड़ा सा बेंड किए, ये थोड़ा और बेंड हुआ, इसको थोड़ा और बेंड किए, थोड़ा और बेंड हुआ। एक केस ऐसा भी आएगा कि जब और बेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। When angle of incidence more than critical angle, internal reflection take place। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा कि 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। एंगल ऑफ व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, मतलब जब ये 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी जिस मीडियम से ये गया था उसी मीडियम में फिर क्या हो गया, वापस आ गया। इसी को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीज देखे, पहला केस ये है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट जो पास होना चाहिए वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होना चाहिए। दूसरा ये है कि क्रिटिकल एंगल जो है उस एंगल को बोलेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो करस्पॉन्ड इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पर हो तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना टेक प्लेस करेगा।
दो कंडीशन है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। पहला कंडीशन तो हम बता चुके हैं, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरा ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दोनों को हम वहां पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। उसके बाद है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन द रिफ्लेक्टेड रे इंस्टेंट ऑफ इमर्जिंग आउट गोज आउट इन द सेम मीडियम। हाँ, जब 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा हो रहा है तो ये सेम मीडियम में आ जा रहा है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को बोले कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा उसका वैल्यू हो गया तो वो क्या होगा, सेम मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको बनाते रहना है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, बनाते रहना है उसका क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसका ये है कि रेनबो जो हमको देखने को मिलता है, रेनबो, देखिए रेनबो का केस क्या होता है, रेनबो का केस आपको समझा ही देते हैं। देखिए रेनबो इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोथ बी एंड सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अब कैसे होगा देखिए, ये है आपका रेन ड्रॉप, क्या है, रेन ड्रॉप, ठीक है, नहीं नहीं ये रेन ड्रॉप नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट, सॉरी, ये है आपका रेन ड्रॉप, क्या है, रेन ड्रॉप, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये जब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट आ रहा है, कैसा आ रहा है, व्हाइट लाइट आ रहा है, व्हाइट लाइट इस मीडियम में गया, ठीक है, इस मीडियम में जब गया तो यहाँ पे हुआ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब हुआ यहाँ पे आया, यहाँ पे जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाया तो ये फिर बाउंस बैक होके इसी मीडियम में आ गया, तो यहाँ पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है रेन ड्रॉपलेट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हुआ यहाँ पे फिर हुआ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन होके हमारे आई को देखने को मिला रेनबो। आप लोग कभी कभी रेनबो देखे होंगे। ये था सोर्स ऑफ सनलाइट यानी व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट जो होता है वो क्या होता है, 7 कलर में, 7 कलर कंसिस्ट किया रहता है, यानी यहाँ पर डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ जब मीडिया चेंज किया तो, और यहाँ पे हमको रेनबो देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेनबो इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझे। अब देखिए आगे, अब हमारा आया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर जो एयर है, एयर का डेंसिटी जो है, एयर कभी हीट हो रहा है कभी कूल हो रहा है, यानी डेंसिटी कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जो डेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है या डिफरेंट डेंसिटी जो है उसके कारण क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो बेंड हो रहा है, उसी को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, जो तारे चमकते हैं वो किसके कारण होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होते हैं। द रीजन बिहाइंड जो 2 मिनट पहले सनराइज और 2 मिनट डिले सनराइज होता है उसका फिर कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। उसके बाद है क्लेस्टियल बॉडी अपीयर्स स्लाइटली रेज फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब उसका जो पोजीशन होता है उससे थोड़ा वो ऊंचा दिखाई देता है, वो भी क्या है, किसके कारण है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिना बाय व्हिच अ बीम ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मीडियम। वो फिनोमिना जिससे क्या होता है कि बीम ऑफ लाइट जो होता है वो रीडायरेक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, उसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए जैसे यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं, देखिए फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे। ये देखिए ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर।
यहाँ से सनलाइट आया, तो सनलाइट जो आया इसको क्या किया, इस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या किया, स्कैटर कर दिया। तो इसी को बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। ये फिनोमेना एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू, आखिर आकाश का जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। देखिए ये है सनलाइट, ठीक, इसके पास 7 कलर है, ठीक है। जो ऊपर का रेड वोट कलर है सब, इस सब का वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो जब वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, ये उतना स्कैटर्ड नहीं होगा, ये पास हो जाएगा। लेकिन जिसका वेवलेंथ कम है, जैसे ब्लू लाइट जो है VIBGYOR, इसका क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, और ये तीनों मिलके क्या हो गया, स्काई कलर हो गया। इसका वेवलेंथ कम है, ये जो है इसके कंपेयर में उतना स्कैटर्ड नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, पार्टिकल्स भी है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, यहाँ से सनलाइट से आ रहा है, ठीक है। देखिए साफ सुथरा लिखते हैं, ये हो गया VIBGYOR, इसका जो है वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इसका ज्यादा है, तो ये स्कैटर्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बना है, स्काई कलर, इसका वेवलेंथ क्या है, कम है, क्या है, कम है, तो ये स्कैटर्ड क्या होगा, उसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो ये लाइट जो है वो इतना स्कैटर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन ये लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, और स्कैटर्ड होने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में स्पीड हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारे स्काई के कलर जो है कैसे दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट हैड शॉर्टर वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कम है, तो ये स्कैटर्ड ज्यादा हो रहा है। टीनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर में टीनी टीनी पार्टिकल्स है, कैन स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ, ये क्या कर रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कर रहा है, ओनली इन मेजॉरिटी। टीनी पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर आर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, किसका किसका पार्टिकल्स है, डस्ट का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वाटर वेपर का, ये सारे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हैं। दिस टेनी पार्टिकल्स स्कैटर सनलाइट व्हेन सनलाइट इंटर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में इंटर किया, इसको क्या कर रहा है, स्कैटर करने का सोच रहा है, कौन, ये जो टीनी पार्टिकल्स, ये डस्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर है, यही। बिकॉज सनलाइट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, क्योंकि सनलाइट कितने कलर से कंसिस्ट है, 7 कलर से, एंड दीज टीनी पार्टिकल्स कैन नॉट डिस्टर्ब डेट कलर ऑफ लाइट विच है ग्रेटर वेवलेंथ, ये टीनी पार्टिकल्स जो हैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, किसको, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, यानी वेवलेंथ इस सब का ज्यादा है, इस कलर का, तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ब्लू लाइट स्कैटर मोड एंड स्काई अपीयर ब्लू, ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, इसलिए कलर उसका कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है, तो स्काई का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, स्पेस के केस में, उस केस में कैसा होगा कलर आखिर, देखिए ये है इन केस ऑफ मून। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून और फ्रॉम स्पेस फ्रॉम एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जो देखते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग हो ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो टीनी पार्टिकल्स भी नहीं है, नो एटमॉस्फेयर मतलब नो टीनी पार्टिकल्स, नो टीनी पार्टिकल्स विच स्कैटर द लाइट, यानी स्कैटरिंग नहीं होगा, तो नो कलर, यानी कैसा हो जाएगा, ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश नहीं हुआ, आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं बुक से हट के, फैक्ट्स अबाउट आई। देखिए फैक्ट्स अबाउट आई क्या है, ये देख लीजिए। आई इज ए सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट, आई एक सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी पार्ट का, विच डिटेक्ट्स आई लाइट, जो कि आई लाइट को डिटेक्ट करता है, और विजिबल टू सी एस, जो देखने में हमको क्या करता है, मदद करता है। व्यू रेंज ऑफ आई, व्यू रेंज ऑफ आई जो है एक आई का कितना है, 120 डिग्री। हॉरिजेंटल व्यू बता रहा है, देखिए ये हॉरिजेंटल व्यू है, ये हॉरिजेंटल व्यू दिया हुआ है, हाँ हॉरिजेंटल व्यू। और ये है वर्टिकल रेंज, वर्टिकल रेंज कितना है, 130 डिग्री। अगर हॉरिजेंटल में 1 आई की बात करें तो 120 है, दोनों आई की बात करें तो अप्रोक्स 200 है। और आई के पास भी एक लेंस है, लेंस है, तो इस लेंस का मेगापिक्सल कितना है, 576 मेगापिक्सल है। देखिए यहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे, और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पहुँचता है, हमारे ब्रेन में पहुँचता है, और ब्रेन उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है हमको, सीधा दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करके
सीधा बनाते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर 1i। थैंक यू।